हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके इस चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने सेल के बारे में अर्थात कोशिका के बारे में अध्ययन करना स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने कोशिका को क्यों संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं इसके बारे में हमने समझा था कि क्यों संरचनात्मक इकाई कहते हैं और क्यों क्रियात्मक इकाई कहते हैं। और साथ साथ में हमने कोशिका के खोज से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक थे वो किस प्रकार इससे जुड़े हुए थे, उन्होंने क्या क्या खोज की, ये भी हमने देखा। और साथ में कोशिका का जो आकार है, आकृति है और उसकी माप हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, कौन सी सबसे बड़ी कोशिका होती है और कौन सी सबसे छोटी कोशिका होती है मानव के शरीर में भी, ये सारी चीजें हमने लेक्चर 1 में आपको बताई थी। तो अगर आपने अभी भी नहीं देखा है उसको तो आई बटन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा और साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी इसको देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि पहला वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है, वहां से काफी क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाई देने वाले हैं, तो इसीलिए आप उसको भी देखें। तो आज हम उसी का पार्ट 2 करने वाले हैं, कोशिका के आगे की चीजों का। तो शुरुआत करते हैं कि कोशिका को कोशिका के अंदर, है ना, हमने इसके साइज वगैरह सारी चीजें कर ली थी। अब हम देखने वाले हैं कि कोशिका के अंदर छोटी छोटी और घटक पाए जाते हैं, उन घटकों को हम कोशिकांग कहते हैं या सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब यही सेल ऑर्गेनेल्स क्या करते हैं, कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों को बनाने का कार्य करते हैं और साथ साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, उनको कोशिका से बाहर निकालने का भी कार्य कोशिकांगों द्वारा किया जाता है और बहुत सारी प्रक्रियाओं का निस्तारण भी किया जाता है कोशिका के अंदर। तो उसी के बारे में हर एक कोशिकांग को हम लेंगे और उसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे, उसके पीछे कौन कौन से वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि हम कोशिका को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें, ठीक है, यदि हम कोशिका को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे तो हर एक कोशिका या प्रत्येक कोशिका में 3 मुख्य गुण दिखाई देते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला गुण है वो दिखाई देता है या सबसे बाहर एक परत दिखाई देती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। फिर उसके अंदर मध्य में लगभग मध्य में एक और चीजें दिखाई देती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियस, जिसको केंद्रक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कोशिका का। तीसरा पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर आपको कुछ द्रवीय पदार्थ दिखाई देगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य या इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। अगर इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपको क्या दिखाई देने वाला है, सबसे बाहर एक परत आपको दिखाई देगी जिसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। इसके मध्य में या साइड में अगर हम पादप कोशिका की बात करें तो वो किनारे पे दिखाई देता है, अगर हम जंतु कोशिका की बात करें तो मध्य में दिखाई देता है। कुछ सेंट्रली लोकेटेड एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। ये केंद्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये पूरी कोशिका को नियंत्रित करने का कार्य करता है और इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं जो नियंत्रण करने में सहायता करती हैं, जिसको हम लोग अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, अब केंद्रक और कोशिका झिल्ली आप दिखाई दे रहा होगा आपको, इसके बीच में जो भी द्रवीय पदार्थ आपको दिखाई देगा, इस द्रवीय पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य। तो ये वाला पार्ट हो जाएगा कोशिका द्रव्य और ये वाला पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक, और सबसे बाहरी परत जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। ठीक है,
ये तो ये मुख्य 3 गुण दिखाई देते हैं किसी भी कोशिका में, चाहे वो हम किसकी बात करें, अगर हम पादप कोशिका की बात करें तब की, या जंतु कोशिका की बात करें, या फिर हम जीवाणु की बात कर लें, या फिर हम कवकों की बात कर लें, सभी में इसी तरीके के गुण दिखाई देते हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी दिखाई देती हैं जो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अध्ययन कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रत्येक को उठाएंगे और हर एक को जो है एक्सप्लेन करने वाले हैं। कौन कौन से वैज्ञानिक उस पे जुड़े हुए थे, क्या क्या गुण हैं उसके, क्या क्या कार्य हैं, वो सारी चीजें। ठीक है। अब ये जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य इसमें इसमें और भी छोटे छोटे कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं या घटक दिखाई देते हैं, जिन घटकों को कोशिकांग कहा जाता है। जैसे एक दो एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसको कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, या फिर कुछ इस तरीके की संरचनाएं आपको दिखाई देंगी, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जिसको कहा जाता है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोला जाता है क्या, कोशिकांग। तो विभिन्न प्रकार के कोशिकांग कहाँ पे पड़े हुए मिलेंगे आपको, कोशिका द्रव्य में तैरते हुए मिलेंगे, या एक फिक्स पोजीशन पे रहेंगे। समझ में आ गया? ठीक। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, संरचना क्या है, कौन सा वैज्ञानिक इसमें इन्वॉल्व था, और साथ साथ में इसमें पदार्थों की गति किस प्रकार से होती है ना। तो इनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। हर एक कोशिका की, प्रत्येक कोशिका के हमने 3 गुण बताए, कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। तो सबसे बाहरी परत, चाहे कैसा भी कोशिका हो, कोशिका का सबसे बाहरी परत आपको क्या दिखाई देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगा, या कोशिका झिल्ली दिखाई देती है। ठीक है। इस कोशिका झिल्ली को हम और क्या क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, कोशिका झिल्ली कहते हैं, या इसको प्लाज्मा, हिंदी में इसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और इसके नाम क्या हो सकते हैं, इसको हम बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। बायो मेम्ब्रेन अर्थात जैविक झिल्ली। तो किसी भी प्रकार का नाम हो सकता है, जैविक झिल्ली या जैव मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, इस तरीके का। ठीक। ये क्या है, सबसे बाहरी परत कोशिका की। पहला पॉइंट इसको अगर हम लिखेंगे तो कोशिका का सबसे बाहरी परत, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। अगर ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है तो ये क्या करेगी, ये अंदर पाए जाने वाली, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाएंगे, साथ साथ में क्या पाया जाएगा, साथ साथ में केंद्रक भी पाया जाएगा। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या करेगा, अंदर पाए जाने वाले अलग अलग तरीके के कोशिकांगों को बाहर के वातावरण से अलग करके रखेगा। दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा कि जो प्लाज्मा झिल्ली है सबसे बाहरी परत है, ये अंदर के भागों को बाहर के वातावरण से अलग करके रखता है। ठीक है। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोशिका झिल्ली अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों, अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों को बाहरी वातावरण से अलग रखता है। बाहरी वातावरण से अलग रखने का कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए, कोई भी पदार्थ, ये कोशिका है, ये कोशिका इस कोशिका के अंदर है ना, बहुत सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जो किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो कोशिका के अंदर जाना पड़ेगा, या जो चीजें बेकार चीजें हैं, जिसको कोशिका की आवश्यकता नहीं है, वो क्या होगा, वो सारी चीजें कोशिका के बाहर भी जाएंगी। तो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक गेट कीपर की तरह भी काम करता है। कैसे गेट कीपर की? ये ध्यान रखेगा कि कौन सी आवश्यक चीज है जो कोशिका के अंदर जानी चाहिए या कौन सी अनावश्यक चीज है जो कोशिका के अंदर नहीं जानी चाहिए, तो उनको सेपरेट करने का भी काम करेगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जिसको आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है, इसको हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्यों कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन? तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह आवश्यक चीजों को कोशिका के अंदर अथवा बाहर आने और जाने देती है, अनावश्यक पदार्थों को यह अंदर जो है आने नहीं देगी। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसकी जो झिल्ली है वो कैसी होती है? लचीली होती है ना? इसकी झिल्ली कैसी होगी? लचीली का अर्थात यानी कि ये फ्लेक्सिबल होगा। ठीक, कुछ ऐसे एक कोश की जीव हैं जो इस लचीलेपन का फायदा उठाते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को करते हैं। जैसे इस फ्लेक्सिबल होने के कारण जो अमीबा है, फ्लेक्सिबल होने के कारण अमीबा या लाइसोसोम, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो अमीबा एक प्रकार का जीव है। ये क्या करेगा? भोजन को ग्रहण करना या अनावश्यक चीजों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य कहां से करता है? इसी मेम्ब्रेन के सहारे करता है। और अमीबा की संरचना आपको पता है कि अमीबा कुछ इस तरीके की संरचना है जो अपने शरीर का आकार जो है बदलता रहता है। अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सहायता से जाएगा। अगर इसको क्या करना है, अगर ये फूड पार्टिकल है तो इसको भी ग्रहण करने के लिए अपने कोशिका झिल्ली को इस तरीके से मोल्ड कर लेगा और इसको वो शरीर के अंदर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये फ्लेक्सिबल नेचर की होती है। ठीक, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट थे एक, वैसे तो इनके साइंटिस्ट बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल को प्रस्तुत करना चाहा और उन्होंने प्रस्तुत किया, लेकिन बहुत सारे और चीजें थी जिसकी वजह से वो फेल भी होते गए साथ साथ में। तो 1972 में दो साइंटिस्ट थे, इन 1972 दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सिंगर और निकलसन। सिंगर एंड निकलसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे आधारित मॉडल को प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि जो और केवल इसे हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, है ना? उन्होंने क्या कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दो इंपॉर्टेंट चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा? एक प्रोटीन, यह किसका बना होगा? प्रोटीन का बना होगा, और साथ साथ में और लिपिड का बना होता है। लिपिड आप वसा कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो मुख्य रूप से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या कोशिका झिल्ली होती है वो उसकी आंतरिक संरचना किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की। कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा? प्रोटीन और लिपिड। जैसे अगर हम आरबीसी की, ह्यूमन आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं की बात करें, ह्यूमन आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं में जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी रहती है? प्रोटीन की मात्रा 52%, और जबकि लिपिड की मात्रा कितनी रहती है? 40%। ठीक है, और लगभग जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट रहता है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ही प्रेजेंट रहती है लगभग 10% के आसपास। 10% से कम मींस जितना भी मात्रा रहेगा वो कार्बोहाइड्रेट का रहेगा। अलग अलग कोशिका झिल्ली में अलग अलग इसकी मात्रा रहती है। अगर हम अपनी ब्रेन कोशिका की बात करें या तंत्रिका कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका में ये रेशियो जो है वो बदल जाता है ना? अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ 20% प्रोटीन और लिपिड की मात्रा लगभग 80% रहती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा न के बराबर मिलती है इसमें। तो ये डिपेंड करता है कि कोशिका का क्या कार्य है उस पर। ठीक,
आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो सिंगर एंड निकलसन का मॉडल है जिसमें प्रोटीन और लिपिड है वो किस तरीके से व्यवस्थित रहते हैं इसको भी जरा देख लेते हैं। सिंगर एंड निकलसन का अगर हम मॉडल देखेंगे तो उसमें लिपिड और प्रोटीन कुछ इस तरीके से अरेंज रहते हैं। तो ये है लिपिड जो कि 2 लेयर बनाते हैं लिपिड्स की, और साथ में प्रोटीन कुछ इस तरीके से अटैच रहते हैं। ठीक है, तो ये सिंगर एंड निकलसन ने प्रोड्यूस किया था, ये मॉडल दिया था। उनके अनुसार जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है 2 चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो क्या प्रोटीन, और दूसरी ये प्रोटीन हो गए, ये भी आपका क्या आपको दिखाई दे रहा है प्रोटीन, और इस तरीके की संरचना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लिपिड। तो प्रोटीन और लिपिड से बनी हुई है ये हमारी कोशिका झिल्ली। ठीक है, मीन्स इसी को हम लोग ये सपोज करो ये कोशिका है और कोशिका को इतने से भाग को हमने कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब अगर आप देखेंगे कोशिका जो प्लाज्मा झिल्ली का मेन कार्य क्या है, प्लाज्मा झिल्ली का मेन कार्य है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों को कोशिका के अंदर लेकर आना या फिर अनावश्यक पदार्थों को कोशिका के बाहर लेकर जाना। अब या हम सीधे हम बोल सकते हैं कि कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों की गति किस प्रकार से होती है, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होकर जाएगी, है ना। उन गति के बारे में अब हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो एक प्रश्न आपके सामने है कि कोशिका के अंदर या कोशिका में विभिन्न पदार्थों की गति किस प्रकार से होती है। ठीक है, क्या आपको कोई भी बता सकता है कि कोशिका के अंदर गति किस प्रकार से होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2 प्रक्रिया के बारे में आपने पढ़ा होगा। एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं विसरण, या जिसको क्या बोला जाता है डिफ्यूजन, और दूसरी प्रक्रिया क्या हो सकती है, दूसरी प्रक्रिया हो सकती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं परासरण, या इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो इन दोनों प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज, है ना। अब देखिए ये आपकी कोशिका झिल्ली के अंदर कोई चीज जाना है या कोई कोशिका झिल्ली के बाहर यानी कोशिका से बाहर कोई चीज आनी है, तो कौन कौन से मेथड विसरण और परासरण मेथड जो है वो ही कार्य करने वाले हैं। अब विसरण की प्रक्रिया क्या है, विसरण की प्रक्रिया आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, इस तरीके के मूवमेंट को, इस प्रकार की गति को हम लोग विसरण कहते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, हमने कहा कि पदार्थ उच्च सांद्रता से जब पदार्थ उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, निम्न सांद्रता की ओर गति करता है, इसे विसरण कहा जाता है, विसरण या डिफ्यूजन कहा जाता है। अब कौन कौन से पदार्थ इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है कोशिका के अंदर या बाहर जा सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार के गैसें जैसे कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए हर एक कोशिका को क्या चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए ऑक्सीजन, क्या आपको पता है कि हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीजन क्यों चाहिए। ऑक्सीजन इसीलिए चाहिए क्योंकि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन का क्या होना है ऑक्सीकरण होना है ना। उस भोजन को तोड़ना है ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज के फॉर्म पे हमारा शरीर जो है, हमारी कोशिका भोजन को अवशोषित करती है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन उस ग्लूकोज को तोड़ देगा, किसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ साथ में
ऊर्जा जो कि एटीपी के रूप में संचित होती है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो ये प्रक्रिया नहीं होगी, इसी प्रक्रिया तो श्वसन बोलते हैं, है ना। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन कोशिका के अंदर किस प्रकार से जाएगा, यहां देखिए कि मान लेते हैं यहाँ पे ये ऑक्सीजन के अणु है, तो ऑक्सीजन के अणु की उच्च सांद्रता, यहाँ पे जब ऑक्सीजन जो है उच्च सांद्रता में प्रेजेंट होंगे और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। तो अब देखो, अब यहाँ पे क्या बन गया, एक तरीके का ग्रेडियंट बन गया, है ना। अब इस ग्रेडियंट को, यहाँ पे ग्रेडियंट बन गया, अर्थात यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की सांद्रता क्या है, कम है। तो अब क्या होगा, ये आसानी के साथ ये विसरण विधि द्वारा आगे की ओर इस कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे। कब तक प्रवेश करेंगे, जब सांद्रता दोनों में बराबर ना हो जाए। ठीक, अब जैसे ही इन कोशिका का यूज कौन करेगा, इन कोशिका का यूज जो ग्लूकोज है वो उसको तोड़ने में हो जाएगा। अब तोड़ने के बाद यहां से क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होगी। तो मींस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भी तो निकालना है, तो बाहर कैसे निकलेगा, जब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कोशिका के अंदर ज्यादा होगी, तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ये बाहर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कोशिका के अंदर, इसी से क्वेश्चन बन सकता है कि कोशिका के अंदर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस तरीके से होता है। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि विसरण की विधि द्वारा या डिफ्यूजन की विधि द्वारा क्या होगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका के अंदर अथवा बाहर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट की प्रक्रिया पढ़ते हैं कि ये तो हमने बात कर ली विभिन्न गैसों की, है ना, विभिन्न गैसों की बात कर ली। अगर मान लो कि जल की अणु, अगर हम जल के अणु की बात करें तो कोशिका के अंदर तो लगभग कोशिका लगभग कितने 70% आपको क्या दिखाई देगा, आपको जल ही दिखाई देगा, जल के अणु से ही मिलकर बना हुआ है। तो अगर जल के अणु कोशिका के अंदर प्रवेश करने हैं तो कौन सी विधि होगी, है ना। तो ये भी विसरण विधि ही है ना, विसरण विधि के द्वारा ही विसरण के नियमों का ही पालन करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब जल के अणु उच्च सांद्रता से, जल के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा गति करते हैं, इसे परासरण कहा जाता है। परासरण अर्थात ऑस्मोसिस कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं जो जल की जो गति है वो भी विसरण की ही प्रक्रिया है, जैसा विसरण है वैसा ही है। लेकिन अब जो है जल के अणुओं को किससे पार करना पड़ेगा, पहले भी पार करना पड़ता था लेकिन उससे गैस मॉलिक्यूल जो है वो हिंडर नहीं करते थे, है ना। अब क्या है कि जल के अणुओं को क्रॉस करना पड़ेगा, ये वाली लेयर, है ना। अब आपको ये वाली लेयर आपको पता है कि प्रोटीन और किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है। अब इसको पार करके जाना है जल के अणुओं को कोशिका के अंदर, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जब भी जल के अणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके अंदर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, अब उच्च सांद्रता कब होगी, निम्न सांद्रता कब होगी, ये किन बातों पर निर्भर करेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या होगा यदि कोशिका को हम उच्च सांद्रता या निम्न सांद्रता वाले विलयन में डाल दें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि क्या होगा यदि हम कोशिका को ऐसे विलयन में डालें जिसकी सांद्रता उच्च हो और एक जिसकी सांद्रता क्या हो, निम्न हो। जब कोशिका को ऐसे विलयन में डालेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अब पहले तो क्या होगा उस प्रश्न को हम बाद में समझेंगे, पहले हम इस विलयन को समझ लेते हैं। इस विलयन जब जब कोशिका के अंदर उच्च विलयन रहेगा, उच्च सांद्रता रहेगी, किसी विलयन की अगर सांद्रता को उच्च होगी या कोई विलयन की सांद्रता अगर निम्न होगी तो वो कोशिका को किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। ठीक है, तो ऐसे विलयन दो विलयन है, एक विलयन और हो सकता है, उसको हम जब हम पढ़ेंगे कि डालेंगे उसमें कोशिका को तब क्या होगा, तब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम दो विलयन के बारे में डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ऐसा विलयन है जिसमें हमने क्या डाला कि 10 ग्राम हमने चीनी डाल दी और हमारे पास 100 ml ऑफ वाटर है। कितना है, 100 ml वाटर है हमारे पास, इसमें 10 ग्राम हमने क्या डाल दी, चीनी डाल दी। तो 10 ग्राम चीनी इसके अंदर डाल दी हमने। तो ऐसा विलयन जिसमें हम 10 ग्राम चीनी डाला है और 100 ml ऑफ वाटर है। दूसरा ऐसा विलयन है जिसमें हमने 5 ग्राम चीनी डाल रखी है और क्या, और 100 ml वाटर है इसमें। दोनों, अगर आप दोनों को क्या करेंगे, दोनों को अगर आप कंपेयर करते हैं तो ऐसा विलयन, ये वाला जो विलयन होगा ये कैसा होगा, गाढ़ा होगा। गाढ़ा का होने का सांद्र, ये ऐसा विलयन कैसा होगा, सांद्र विलयन होगा। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। इस विलयन को हम लोग बोल सकते हैं सांद्र विलयन। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे तनु विलयन। अब इसको ध्यान से समझिएगा कि सांद्र विलयन का अर्थ है कि इसमें हमने 10 ग्राम चीनी डाली है और 100 ml ऑफ वाटर है। जब हम इसको मिक्स करेंगे जो विलयन बनेगा, उस विलयन, ये वाला जो विलयन होगा उस विलयन को हम सांद्र विलयन बोल रहे हैं। यहाँ पर हम 100 ml ऑफ वाटर है और चीनी की मात्रा कितनी है, 5 ग्राम चीनी की मात्रा है। अब अगर आप इन दोनों विलयनों को कंसिडर करेंगे तो एक विलयन दूसरे विलयन से एक सांद्र है, उच्च या क्या बोल सकते हैं, वो सांद्र ज्यादा है, और दूसरा क्या है, तनु है। ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसमें सांद्रता ज्यादा होती है उस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अति परासरी विलयन। क्या बोलेंगे, तो पहला विलयन जिसको बोलेंगे अति परासरण दाबी विलयन, और जिसको हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा अति परासरी दाबी विलयन, और हो जाएगा निम्न परासरण दाबी विलयन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक, अब हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि अब हम कोशिका को जिसकी सांद्रता है ना, कोशिका के अंदर भी तो कंटेंट होगा पानी, और अंदर बहुत सारे और चीजें होंगी जो क्या होगा, जो उसको सांद्र बनाएगा, विलयन बनाएगा। तो उसके विलयन को अगर आप कंपेयर करोगे इस विलयन से कि कोशिका के अंदर का विलयन है ना, और बाहर आपके पास एक नया विलयन है जिसकी सांद्रता उच्च है कोशिका के अंदर से, तो उस तरीके के विलयन को हम लोग क्या बोल देंगे, अति परासरण दाबी विलयन। अगर कोशिका की सांद्रता है उससे कम सांद्रता वाले विलयन में अगर हम कोशिका को डालेंगे तो क्या होगा, या उच्च सांद्रता वाले विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, इस प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे अब। ठीक, आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा और आपको ये विलयन भी समझ में आ गया होगा। दो तरीके के विलयन आपको याद रखने हैं, पहला कि अति परासरण दाबी विलयन, और दूसरा निम्न परासरणी दाबी विलयन। ये क्या होते हैं, ऐसे विलयन जिनके अंदर चीनी या फिर कोई भी विलेय पदार्थ हो सकता है, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा और विलायक की मात्रा कम होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अति परासरण दाबी विलयन बोलते हैं। दूसरे वाला जिसमें क्या होगा, विलेय पदार्थ की मात्रा कम और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तनु विलयन बोल देते हैं, या फिर निम्न परासरण दाबी विलयन कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या होगा यदि हम कोशिका को
हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालें। या क्या होगा यदि हम कोशिका को अति परासरणीय दाबी विलयन, अल्प परासरणीय दाबी विलयन या सम परासरण दाबी विलयन में डालें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इस चीज को, और यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमको यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो दिखाई देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा एक अति परासरणीय दाबी विलयन है, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है, सांद्रता उच्च है, और यहाँ पे विलायक यानी कि पानी की सांद्रता क्या है, कम है। और इसी के अंदर हमने क्या डाल दिया, एक कोशिका हमने डाल दिया, कुछ ऐसा। ठीक है, ये कोशिका है। अब कोशिका का जो सांद्रता है वो बाहर वाले विलयन की सांद्रता से क्या है, कम है, अंदर वाला। ठीक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इसी को तो बोल रहे हैं जिसकी सांद्रता ये उच्च सांद्रता है, यानी कि विलयन में, अगर हम विलयन में बात करें तो विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा यानी कि विलेय पदार्थ की मात्रा ज्यादा है। सिर्फ हम पानी की बात करते हैं तो जल की सांद्रता क्या होगी, जल की सांद्रता कम। इस विलयन में जल की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। अगर हम बात करें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे जो इस विलयन में जल की सांद्रता क्या होनी चाहिए, जल की सांद्रता ज्यादा होगी। किसके कंपैरिजन में, इस वाले विलयन की, अति परासरणीय दाबी विलयन की कंपैरिजन में। यहाँ पे विलेय की उच्च सांद्रता है, यहाँ पे विलेय की कम सांद्रता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पानी की सांद्रता कम होगी, यहाँ पानी की सांद्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। अब जब हम क्या करेंगे, जब हम कोशिका को इसके अंदर डालते हैं तो क्या होगा, पानी के, अब देखो जल की सांद्रता विलयन में क्या है, ज्यादा है, और कोशिका के अंदर क्या है, कम, कोशिका के अंदर क्या है, कम। तभी तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्प परासरणीय दाबी विलयन। अब इस केस में क्या होगा कि जब भी हम कोशिका को अल्प परासरणीय दाबी विलयन में डालते हैं तो जल याद रखिए कि जल हमेशा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहेगा। तो उच्च सांद्रता कहां पर है, इस दाबी विलयन में है। तो ये क्या होगा, पानी कोशिका के अंदर प्रवेश करना चाहेगा और स्टार्ट कर देगा कोशिका के अंदर जाना। ठीक, तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, जब भी हम कोशिका को अल्प परासरणीय दाबी विलयन में लगाते हैं या डालते हैं तो कोशिका फूल जाती है, कोशिका क्या हो जाएगा, फूल जाती है, स्वेलअप हो जाएगी, कोशिका क्या हो जाएगी, स्वेलअप, यानी कि फूल जाएगी कोशिका, है ना। क्यों, क्योंकि विलयन में जल की सांद्रता ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, कोशिका में पाए जाने वाले जल की। तो बाहर से जल कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और कब तक प्रवेश करेगा, जब तक सांद्रता जो है वो ज्यादा रहेगी तब तक। और एट लास्ट में क्या हो जाएगा, कोशिका फूल जाएगी। और इस कंडीशन में या तो कोशिका को के बाहर अगर कोई आउटर कवरिंग नहीं है तो कोशिका फट जाएगी, इतना ज्यादा पानी उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस वाले केस की बात करते हैं जहां पे जल की सांद्रता कम, ऐसा विलयन जिसको हम लोग अति परासरणीय दाबी विलयन बोलते हैं, यहाँ पे जल की सांद्रता कम होती है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जल की तुलना में, इसीलिए इसको अति परासरणीय दाबी विलयन बोलते हैं। जब इसको ऐसे विलयन में डालते हैं तो क्या होगा कि कोशिका के अंदर जल की अधिकता ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है, तो कोशिका से जल बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है और विलयन में जाना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसे विलयन में क्या हो जाएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी, ठीक है, कोशिका क्या हो जाएगी, श्रिंक कर जाएगी। ठीक, तो जब हम क्या करेंगे, कोशिका को किसमें डालेंगे, अति परासरणीय दाबी विलयन में डालेंगे, तो कोशिका के अंदर से जल के अणु बाहर निकलकर विलयन में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है। ठीक है, जब कोशिका को हम अल्प परासरणीय दाबी विलयन में डालते हैं तो कोशिका क्या हो जाती है, फूल जाती है। क्यों, क्योंकि कोशिका के अंदर जल की मात्रा कम रहती है बाहर के विलयन से, इसलिए बाहर के विलयन से जल की मात्रा कहां पे, कोशिका के अंदर प्रवेश करती है और कोशिका फूल जाती है। अब जब कोशिका फूलेगी तो इस कंडीशन में अगर कोशिका कैसी है, अगर जंतु कोशिका है, अगर कोशिका कैसी है, जंतु कोशिका है, तो क्या होगा, कोशिका फट जाती है, कोशिका फट जाएगी। ठीक है,
कोशिका फट जाएगी। अगर ये कैसा है, ये पादप कोशिका है, अगर कैसा कोशिका है, पादप कोशिका है, तो कोशिका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक अतिरिक्त लेयर आपको दिखाई देती है। उस अतिरिक्त लेयर को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो सेल वॉल होने की वजह से, सेल वॉल होने की वजह से यहां पे नहीं फटती, कोशिका नहीं फटेगी। क्यों नहीं फटेगी? क्योंकि कोशिका भित्ति के कारण, कोशिका भित्ति के कारण। तो कोशिका भित्ति के कारण पादप कोशिका में ये जो कोशिका झिल्ली है वो फटती नहीं है। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ? ऐसा विलयन, देखिए समपरासरणी विलयन, आइसोटोनिक यानी कि समान, कि आपको कोशिका को ऐसे विलयन में डालना है जिसकी सांद्रता ऐसे विलयन में डालनी है जिसकी सांद्रता कोशिका के अंदर पाए जाने वाली सांद्रता के बराबर हो। ठीक है, कोशिका की सांद्रता के बराबर हो, अर्थात यहाँ पे जो जल की सांद्रता होगी वो बाहर वाले जल की सांद्रता के बराबर होगी। तो इस कंडीशन में ना तो जल बाहर की ओर जाएगा, ना तो जल अंदर की ओर आएगा। ठीक, कोई भी जो है प्रवणता नहीं दिखाई देगी, ग्रेडियंट आपको नहीं दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या होगा समपरासरी विलयन में? तो कोशिका अपने सामान्य अवस्था में बनी रहती है, सामान्य अवस्था में बनी रहती है। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि क्या होगा यदि हम कोशिका को अलग अलग तरीके के विलयन में डालें। यदि हम कोशिका को ऐसे विलयन में डालें जिसकी सांद्रता उसमें कोशिका में पाई जाने वाली सांद्रता से अधिक हो, तो उसको हम लोग अतिपरासरणी दाबी विलयन बोलते हैं। ऐसे विलयन में डालने से कोशिका सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है। ठीक है, अब ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा कोशिका की मात्रा से कम हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्प परासरणीय दाबी विलयन। इसमें जैसे ही कोशिका को डालेंगे तो कोशिका फूल जाती है, स्वेल अप हो जाती है। अब ये कोशिका अगर जंतु कोशिका है तो कोशिका क्या हो जाएगी? फट जाएगी। और पादप कोशिका अगर है तो कोशिका फटेगी नहीं। क्यों? कोशिका मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली के बाहर एक और अतिरिक्त लेयर पाई जाती है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं, वो उसको फटने से बचाने का कार्य करेगी। ठीक है, और जैसे ही हम इसको अतिपरासरणी दाबी विलयन में डालेंगे तो फिर से वो पुराना अपने सामान्य अवस्था में वापस आ जाएगा। माफ कीजिएगा। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं या समपरासरी दाबी विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनका सांद्रता कोशिका में पाए जाने वाली सांद्रता के बराबर होता है, इसीलिए इसको समपरासरी दाबी विलयन कहते हैं, जहां पे कोशिका अपने सामान्य अवस्था में बनी रहती है। क्यों? क्योंकि जल की सांद्रता दोनों में समान रहती है, तो ना ही वो अंदर की ओर ना ही वो बाहर की ओर मूवमेंट शो करती है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हमने क्या क्या पढ़ा, अगर आप क्विकली रिवाइज करें पॉइंट वाइज, तो हमने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बोलते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों को बाहर के वातावरण से अलग बनाए रखती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कोशिका झिल्ली लचीली होती है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कोशिका झिल्ली लचीली होती है जिसकी वजह से अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव अपना जीवन यापन पूर्ण करते हैं। कोई भी चीज को, खाद्य पदार्थ को अगर ग्रहण करना हो तो अपनी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लचीलेपन होने के कारण कुछ वो है एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के द्वारा भोजन को अंदर या बाहर कर सकती है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मॉडल है वो प्रस्तुत किया गया दो साइंटिस्टों के द्वारा जिनका नाम था सिंगर एंड निकलसन, है ना, जिन्होंने 1972 में एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है ना, और वो किस तरीके से अरेंज रहेगी हमने चित्र के माध्यम से वो समझ रखा है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मानव जो रक्त कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उसका अगर मेम्ब्रेन की स्टडी करेंगे तो उसमें लगभग 52% प्रोटीन और लगभग 40% क्या पाया जाएगा?
लिपिड पाया जाएगा और बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। तो जब भी प्रश्न आता है तो आपको लिपिड और प्रोटीन पे ही टिक लगाना है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि कोशिका के अंदर गति किस प्रकार से होती है, तो दो विधि आपको याद रखनी है, कौन सी, परासरण विधि और दूसरा विसरण विधि। विसरण सामान्य अवस्था में जैसे गैसों का आदान प्रदान करना हो तो विसरण विधि उपयुक्त रहती है, जिसमें गैसेस मॉलिक्यूल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर मूव करते हैं, इसको हम लोग विसरण कहते हैं। पानी के अणु भी इसी विधि से ही करते हैं, लेकिन उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करना पड़ता है, इसीलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, परासरण बोल देते हैं। अब परासरण की घटना किस प्रकार से होगी वो हमने इन विलयनों के माध्यम से समझा है, ठीक है, विलयनों के माध्यम से समझा है। तो कोशिका के अंदर पानी तभी प्रवेश करेगा जब कोशिका के अंदर पानी की सांद्रता क्या हो, कम हो। वो कब हो सकती है कंडीशन, वो तब हो सकती है जब अंदर सेल के अंदर सेल जो सांद्रता है वो उच्च है। विभिन्न प्रकार के मिनरल्स वगैरह यही करते हैं और ये मुख्य काम कौन करता है, पानी अंदर लेकर जाना या बाहर जाना, इस पे सबसे जिम्मेदार जो कोशिकांग होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल या रसदानियां, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में और साथ में दूसरे ऑर्गेनेल्स के बारे में भी, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, पहले वीडियो को जरूर देखें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस जो हैं आपको मिलते रहें। थैंक यू एवरीवन।